बहुत समय की बात है। ढोलपुर गांव में एक रणधीर नाम का राजा अपनी पत्नी अलकावती के साथ रहता था। राजा का महल एक खूबसूरत नदी के पास था, जहां से पूरा गांव बहुत ही सुंदर नजर आता था। एक दिन रानी अलकावती महल से बाहर देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक मछली बेचने वाली पर पड़ी, जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में उन्हें बेचने जा रही थी। सुनो, जरा ऊपर तो आना। जी रानी साहिबा, अभी आई। अलकावती के बुलाने पर मछुआरन महल में आई और अपनी टोकरी नीचे रख दी। टोकरी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मछली थी। अरे, इतनी बड़ी मछली! ये मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी के नीचे चली गई। अरे, ये क्या था? मछुआरन मछली के हंसने से डर गई और उसने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। यह कैसे हो सकता है? क्या कोई मछली हंस भी सकती है? मैंने तो पहली बार किसी मछली को हंसते देखा है। जरूर ये कोई जादुई मछली होगी। पर ये मछली हंस क्यों रही थी? कोई तो रहस्य है इस मछली की हंसी के पीछे। अब जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मछली की हंसी के रहस्य को लेकर अलकावती बहुत परेशान थी। फिर जब शाम को राजा महल में आए तो अलकावती ने मछली की हंसी के बारे में उन्हें बताया। क्या मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सो तो है, लेकिन अब मुझे उसकी इस हंसी का रहस्य जानना है। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वो मछली क्यों हंसी, इस बात का पता लगाइए। ठीक है, मैं कल सुबह ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए घोषणा कर देता हूँ। अगले दिन राजा का दरबार लगता है। राजा अपने सभा में मौजूद सभी सैनिकों और मंत्रियों को ये पूरी बात बताते हैं। अब क्या कोई बता सकता है कि वो मछली क्यों हंसी? थोड़ी देर बाद तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर कृपाल से कहा। कृपाल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगले 6 महीने के अंदर वो मछली के हंसने का कारण तुम मुझे पता लगाकर बताओ। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में विफल रहे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जी 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 राजा साहब, मैं पता लगाता हूँ उस मछली के हंसी का रहस्य। कृपाल उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता लगाने में जुट गया। वो बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से मिलता है और उन सभी से मछली की हंसी का रहस्य पूछता है, पर कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सका। कृपाल इस रहस्य की खोज में दूर दूर तक यात्रा करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और ऐसा करते करते पूरे 5 महीने निकल जाते हैं। अब तो कृपाल बस अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगता है। चंदू बेटा, मुझे 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा और मैं नहीं चाहता कि राजा का क्रोध तुम पर भी उतरे, इसलिए तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। कृपाल समझा बुझाकर चंदू को गांव से बाहर भेज देता है और चंदू दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिलता उसी पर चल पड़ता। चलते चलते रास्ते में चंदू को एक किसान मिलता है। मैं अकेला कहाँ तक जाऊंगा? क्यों ना इनके साथ ही चल देता हूँ, एक से भले 2। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? बाबा, मंजिल का पता नहीं, जहाँ आप ले चलेंगे वहीं चल लेंगे। किसान चंदू की बात समझ नहीं पाता, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपने रास्ते चलते रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद
देखिए बाबा, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। क्या आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफी की बात है। किसान उसे बिना कोई जवाब दिए फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए। और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ इस जंगल में घोड़े? या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर से दोनों चल पड़ते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचते हैं। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। देखो कितनी अच्छी फसल है। हाँ वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। खाली गई है? क्या मतलब तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी भी नहीं है और तुम कह रहे हो खाली गई है। आप गुस्सा मत हुए, मैंने तो यूं ही कह दिया। सचमुच में ये पागल है। इतना कहकर वो फिर से अपने सफर पर चल दिए। थोड़ी देर बाद गांव के पास पहुंचकर तुम मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? मैंने तो शराफत के नाते तुम्हें अपने घर पर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर के अंदर चला गया। किसान के गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को देखकर किसान की बेटी इमली बोली, पिताजी क्या बात है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे बेटा, ये लड़का रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो उटपटांग बातें करता ही रहा। अब मैं जब शराफत के नाते घर पर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है, जैसे इसके ऊपर गिर पड़ेगी। अरे पिताजी, छत कमजोर होने का मतलब है कि आपकी हैसियत ऐसी है कि इनकी खातिरदारी कर सके। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने तो इतनी गहराई से सोचा ही नहीं। किसान ने फिर इमली को रास्ते की सारी बात बताई जो चंदू ने उसे रास्ते भर में कही थी। पिताजी, ये लड़का तो बहुत समझदार और बुद्धिमान लगता है। इसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वो आपको, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वो। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा, और घोड़े से क्या मतलब था उसका? घोड़े से उसका मतलब था कि जंगल में लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए जो छड़ी का काम करेगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। चलो तुम्हारी सब बातें ठीक है, पर फसल खाली गई है इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था पिताजी कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया। अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। मैं उसे अभी घर लेकर आता हूँ। किसान चंदू को लेने जाता है। जब तक पिताजी उस लड़के को यहाँ लाते हैं, मैं उसके खाने का इंतजाम कर देती हूँ। इसी के चलते उसकी परीक्षा भी ले लूंगी। इमली एक थाली में 12 रोटी और कटोरी भरकर खीर और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रख देती है और फिर वो खाना इमली मजदूर को देते हुए कहती है, किशन, पिताजी के साथ एक लड़का आएगा, ये थाली तुम उसको दे देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात और सागर में पानी लबालब भरा है। ठीक है इमली दीदी। मजदूर उस थाली को ले लेता है और इमली के जाने के बाद, अरे यार,
ये तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। क्यों न मैं इसमें से थोड़ा खाना खा भी लूं। वैसे भी उस लड़के को क्या पता चलेगा। मजदूर ने थाली से एक रोटी खीर के साथ खा ली और फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। और जब थोड़ी देर में वो किसान चंदू को लेकर आया तो मजदूर ने वो थाली चंदू के हाथ में पकड़ा दी और इमली का संदेश भी उसे सुनाया। चंदू ने थाली रख ली और मजदूर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। मजदूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने इमली को आकर चंदू का संदेश जैसे का तैसा सुना दिया। इमली बहुत समझदार थी, इसलिए वो समझ गई कि मजदूर ने ही थाली में से खाना खाया है। ये बात सुनकर उसने जाकर अपने पिता को बताई। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि किशन ने थाली में से खाने की चोरी की है? पिताजी, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने कटोरी भर कर खीर रखी थी, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा। लेकिन चंदू ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब रोटी 11, आधे चांद की रात, मतलब कटोरी आधी खाली है, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं। चलो मैं तुम्हें उस जवान से मिलाता हूँ। किसान इमली को चंदू से मिलाता है और तब चंदू इमली को अपने पिता के बारे में बताता है और उस मछली की हंसी के बारे में भी। अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे पिताजी की जान चली जाएगी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अरे बस इतनी सी बात, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ और मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी। चंदू इमली के साथ उसी वक्त अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर चंदू सबसे पहले अपने घर गया। क्यों आ गए बेटा? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। पिताजी, अब आपकी चिंता खत्म हुई। ये है इमली, ये मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। अब आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। इतना कहकर चंदू कृपाल और इमली को महल की ओर लेकर जाता है और महल पहुंचकर, क्यों कृपाल, क्या तुम्हें मछली की हंसी का रहस्य पता चल गया है? हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की आपको देगी। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। ये बात उस मछली को पता थी और यही उसकी हंसी का रहस्य भी था। असंभव, हमारे महल में पुरुष, वो भी स्त्री की भेष में? हाँ महाराज, और इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, आप बाहर मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाइए और फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहिए। राजा ने इमली की बात को गंभीरता से लिया और वैसा ही किया, लेकिन कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी सिवाय एक दासी के। महाराज, ये है वो जो असल में एक पुरुष है। पकड़ लो इसे। असल में वो एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था, जिसे पकड़वाकर राजा ने कारागार में डलवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत इमली को दे दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की।